हाय फ्रेंड्स, सभी कैसे हैं। चलो आज आपको आपकी अलंकार की क्लास है, तो जिसमें अलंकार का बारे में आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा बाकायदा। एक बार अलंकार देखने के बाद जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इस तरह से आज आपको अलंकार को पढ़ाया जाएगा, ना ही रटाया जाएगा, ना ही किसी फॉर्मूला की तरह आपके सर पर बैठाया जाएगा, केवल स्पर्श समझाया जाएगा अलंकार को। चलिए आइए देखते हैं। अलंकार परिभाषा। अलंकार की परिभाषा है, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का उपयोग किया जाता है। परिभाषा से कुछ समझ में आया आपके? परिभाषा का मतलब है यानी कि जिस तरह व्यक्ति अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे अच्छे आभूषण पहनता है, ठीक उसी तरह काव्य के अंदर क्या होता है कि जो शब्द होते हैं, अपने शब्दों को उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए उसके तौर पर जैसे हम आभूषण का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह काव्य में अलंकार का प्रयोग किया जाता है। आइए संधि विच्छेद करके देखते हैं अलंकार का। अलंधनकार, अलंकार यानी अलंकार तथा भूषण, और कर से अर्थात है यानी कि जिसका अर्थ है सुसज्जित करने वाला। अतः काव्य को शब्दों व दूसरे तत्वों की मदद से सुसज्जित करने वाला ही अलंकार कहा जाता है। आइए चलते हैं अलंकार की भेद। अलंकार के भेद की तरफ चलते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। अब शब्दालंकार की परिभाषा की तरफ हम आइए चलिए बढ़ते हैं। शब्दालंकार नंबर 1, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए, यह शब्दालंकार कहलाता है। शब्दालंकार के भेद: नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास, नंबर 2 यमक, नंबर 3 श्लेष। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब आइए फर्स्ट भेद है जो शब्दालंकार का, उसमें आइए हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार। परिभाषा के तौर पर देखें तो जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है। जैसे उदाहरण देखें हम, उदाहरण की ओर आइए चलते हैं। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। ऊपर दिए गए उदाहरण में हम देख सकते हैं कि च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। आवृत्तियों से वाक्य का सौंदर्य बढ़ रहा है, अतः यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अब दूसरे भेद की तरफ हम चलते हैं। आइए नंबर 2 उदाहरण, चंदन सा बदन चंचल चितवन। इसमें भी चावर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। ऊपर दी पंक्ति में चावर्ण को बार बार लिखा गया है। चवर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यह अनुप्रास अलंकार होगा। नंबर 2 अलंकार यानी यमक अलंकार। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही थी, ठीक उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, 2 बार प्रयोग किए गए शब्द का, लेकिन इसमें अर्थ अलग अलग होता है। यानी कि अनुप्रास में बार बार शब्द की आवृत्ति हो रही थी, यमक में भी बार बार आवृत्ति हो रही है, लेकिन यमक के अंदर अर्थ अलग अलग होगा, जो वर्ण प्रयोग किया जा रहा है उसका। जैसे आइए हम देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा। यह घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में है। पहले घटा का मतलब है वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला के अर्थ में प्रयोग किया गया है, और दूसरी बार जो घटा का प्रयोग किया हुआ उसका मतलब है कम हुआ।
अतः यह यमक अलंकार होगा। दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं, आइए। तीतर के दो पीछे तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, बोलो कितने तीतर। ऊपर लिखी हुई पंक्ति में तीतर शब्द बार बार आ रहा है। तीतर शब्द की बार बार आवृत्ति होने के कारण यह यमक अलंकार होगा। आइए तीसरी भेद की ओर चलते हैं। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार ऊपर दिए गए दोनों अलंकारों से भिन्न होता है। आइए दो समझ के यानी कि पहला है अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, दोनों में डिफरेंस हो गया, बिल्कुल हम ये याद रखेंगे। नंबर 3 श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार ऊपर दिए गए दोनों अलंकारों से भिन्न होता है। अब भिन्न क्या होता है इसमें? श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, ये अंतर होता है। पहले में वाक्य बार बार आ रहा था, वर्ण की आवृत्ति हो रही थी। दूसरे में वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, उसमें लेकिन जो शब्दों का जो प्रयोग हो रहा था उसका अर्थ अलग अलग हो रहा था। श्लेष अलंकार के अंदर एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। आइए ये देखते हैं जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इन दोहे में रहीम जी ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जिसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता पानी की तरह होनी चाहिए। जैसे पानी अपना रूप स्वभाव धारण कर लेता है किसी भी स्पॉट में, जैसे हम स्पॉट में पानी रखेंगे, ठीक उसी तरह जो पानी है वो अपना स्वभाव बना लेता है। उसी तरह मनुष्य को अपनी विनम्रता रखनी चाहिए। जिस व्यक्ति के साथ बैठे वो उसी व्यक्ति की तरह विनम्र रहे, उसी के साथ उसकी तरह ही, उसकी कैटेगरी की तरह जिस व्यक्ति के साथ बैठा है उसी की तरह व्यवहार करे। इसका मतलब है पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे यानी चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नहीं होता है, बिना नम्र नहीं हो सकता, मोती का मूल्य उसी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी का यानी कि विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्यह्रास होता है। अतः यह उदाहरण श्लेष के अंतर्गत आता है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। बच्चों ये उदाहरण ऐसी हैं जो कि रिपीटेड, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। कुछ उदाहरण ऐसे बने हुए हैं, हर एग्जाम में हम उठा के देखेंगे तो इसमें से उदाहरण है जो कि बनते रहते हैं रेगुलरली बेस पे। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए, नर यह पाए बौराए। ऊपर दी हुई पंक्ति में कनक शब्द 2 बार लिखा गया है। आइए हम देखते हैं जो कनक शब्द का जो 2 बार प्रयोग किया गया है, यानी कि इसमें प्रयोग हुआ है कनक कनक 2 बार। ऊपर दी गई पंक्ति में कनक शब्द को 2 बार लिखा गया है, परंतु दोनों बार कनक शब्द का मतलब अलग अलग है। यानी कि एक कनक का मतलब सोना यानी गोल्ड से है, दूसरे कनक का मतलब धतूरे के फल से है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अब आइए ये कंप्लीट हुआ, यानी कि जो हमारे शब्द अलंकार था वो कंप्लीट हुआ। अब आइए चलते हैं अब दूसरे अलंकार के मुख्य भेद पर, अर्थात अर्थालंकार की ओर। आइए बढ़ते हैं आगे। नंबर 2 अर्थालंकार। अर्थालंकार की परिभाषा के तौर पर देखें तो इसका अर्थ होता है जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है, तब यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। शब्द अलंकार यानी शब्द पर प्रयोग किया जा रहा था उसका जो अर्थ था, अब इसका सौंदर्य देखा जाएगा, वो अर्थ के आधार पर देखा जाएगा। अर्थालंकार के भेद होते हैं, मुख्य 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद है उपमा अलंकार, दूसरा भेद है रूपक अलंकार, तीसरा भेद है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा भेद है अतिशयोक्ति अलंकार, नंबर 5 भेद है मानवीकरण अलंकार। आइए चलते हैं उपमा अलंकार की तरफ। उप का अर्थ है समीप से है, और
पा का अर्थ है तौलना या देखना, यानी कि समीप से तौलना। जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब वह उपमा अलंकार प्रयुक्त होता है। उदाहरण देखें तो आइए चल देखते हैं। कर कमल सा कोमल है, यह पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार होगा। उपमा के अंग होते हैं जैसे उपमेय और उपमान। उपमेय यानी, उपमेय का मतलब होता है जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए वह उपमेय होते हैं। इसमें कर कमल सा कोमल समान यानी पैरों को कोमल की तरह दिखाया जाता है जैसे कर कमल सा कोमल है। इस उदाहरण में कर उपमेय है। कर क्या है? उपमेय। उपमान, उपमेय को जिसके समान बताया जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे कमल के समान बताया गया था पैरों को, तो इसमें उक्त उदाहरण में कमल है वो उपमान है। नंबर 2 उदाहरण, कोमल कलीसी देह, यानी देह कैसी है? कोमल कलीसी। उपयुक्त दी गई पंक्तियों में किसी के शरीर यानी देह की तुलना कोमल कली से की गई है, इसलिए यह उपमा अलंकार है। नंबर 2 रूपक अलंकार। जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तब यह रूपक अलंकार कहलाता है। उपमान उपमेय का क्या मतलब होता है? उपमेय जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए उपमेय कहलाता है। उपमान उपमेय को जिसके समान बताया जाता है उसे उपमान कहा जाता है। उदाहरण देखें तो, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ऊपर दिए गए उदाहरण में चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है, अतः यह रूपक अलंकार होगा। उदाहरण, चरण कमल बंदो हरि राही। ऊपर दिए गए वाक्य में चरणों को कमल के समान दिखाकर चरणों को ही कमल बोल दिया गया है, अतः यह रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। रूपक अलंकार का उदाहरण है। 3 पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। ऊपर दी हुई पंक्ति में प्रेम को धन का रूप दे दिया गया है, यानी जो प्रेम को बोला गया है कि मैंने एक धन की तरह पाया है प्रेम को, इसलिए यहाँ भी रूपक अलंकार होगा। नंबर 3 उदाहरण की भेद 3 की तरफ चलते हैं हम। आइए, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की होने की संभावना का वर्णन हो तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनहु जनहु, मानू जानू, निश्चय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ आप निश्चित तौर से देखेंगे कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार पाया जाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। मुख मानो चंद्रमा है, तो इसमें मानो शब्द का प्रयोग किया हुआ है। इस कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा इसमें। ऊपर दिए गए उदाहरण में मुख की चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन हो रहा है। उक्त वाक्य में मानो भी प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। वह दीप शिखा सी, क्या वर्ड किया गया इसमें? सी। शांत भाव में लीन, प्रकाश मानो सूर्य की प्रकाश सा। इस अलंकार में ऐसा लगता है जैसे किसी चीज को दूसरी चीज के समान मान लिया गया हो। इसमें तुलना ना होकर के दोनों को समान माना जाता है। ऊपर दी पंक्तियों में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। नंबर 4 अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, जोरों शोरों से किया जाए, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण जैसे देखा जाए तो, आ गई नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतन था उस पार। अरे वाह! अतिशयोक्ति अलंकार में जैसे उदाहरण हम देखें तो, आ गई नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा था इस पार, तब तक चेतन था उस पार। शाबाश! अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है इसमें अलंकार का। ऊपर दिए गए उदाहरण में चेतक की शक्तियों व स्फूर्ति का बहुत बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर वर्णन किया गया है, तब यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। नंबर 5 अलंकार मानवीकरण अलंकार।
जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो रहा हो तब वह मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण हम देखें तो फूल हंसी कलियां मुस्काई, जो प्राकृतिक चीजें हैं जो कि एक मनुष्य की तरह ट्रीट करती हैं, जैसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। प्राकृतिक चीजों में भी भावनाओं का वर्णन किया जा रहा है। फूल हंसे, फूलों की भावना, कलियां मुस्कुराई। वाह। उदाहरण ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि फूलों के हंसने का जिक्र हो रहा है, वर्णन हो रहा है, जो मनुष्य करते हैं आमतौर पे। फूल तो नहीं हंस सकते, लेकिन मानवीकरण किया गया है इसमें फूलों के साथ, अतः यह मानवीकरण अलंकार होगा। शरद आया फूलों को पार करते हुए, शरद का प्रयोग किया गया है जैसे एक नाव में बैठा करके फूलों को पार कर दिया हो। ऊपर दूसरी पंक्ति में शरद यानी शीत ऋतु से वर्णन है, इसका मतलब है शीत ऋतु को मानव के समान दिखाया गया है जो कि साइकिल चलाता हुआ आ रहा हो, और इसलिए यहां मानवीय अलंकार का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद। आज की वीडियो को बहुत ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।